लास्ट क्लास में हम टाइट्रेशन की बात कर रहे थे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इंडिकेटर्स का यूज क्या होता है दैट वी आल्सो हैव डिस्कस्ड। इंडिकेटर्स आपको बताता है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कब कंप्लीट हो रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने फिनोक्सिलिन की बात करी थी। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ डबल इंडिकेटर्स। ठीक है, कई बार एक्सपेरिमेंट में हम एक इंडिकेटर की बजाय दो इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। तो majorly we are going to talk about two indicators here. So let's first write use of double indicators. ठीक है, कौन से इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू इंडिकेटर्स। एक तो है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज को आई विल राइट एज MO। ठीक है, एक तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, एक हमारे पास है फिनोक्सिलिन। This I am going to write as PHN, phenolphthalein। ठीक है, यहां पर कलर की अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन में कलर क्या होगा इनका? तो मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन एसिड, येलो कलर इन बेस, और फिनोक्सिलिन वी नो एसिडिक सॉल्यूशन में इट इज कलरलेस एंड बेसिक सॉल्यूशन में इट इज पिंक। ठीक है, सो दीज आर द कलर्स। अब यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ टाइट्रेशंस में तो दे वर्क द सेम वे, इन सम टाइट्रेशंस दे कैन बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 3 टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स दे रहा हूँ। पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ बेस, कौन सा बेस हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। टाइप ऑफ बेस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ acid used when methyl orange is used as indicator। जब हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आती है, मिली इक्विवेलेंट कितने यूज होते हैं। ठीक है, देन वी कैन टॉक अबाउट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड when phenolphthalein is used as indicator। तो दोनों इंडिकेटर्स में हम देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंस कहां पर आता है। ठीक है, तो वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है ब्यूरेट में, दिस इज नोन एज ब्यूरेट। क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, इट कैन बी एनी अदर एसिड। HCl नीचे यहाँ कंटेनर में हमारे पास बेस सॉल्यूशन है। तो वी आर ट्राइंग द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट बेसिस। तो यहाँ पर आपके पास बेस है। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में हम ले रहे हैं 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। 10 मिली इक्विवेलेंट NaOH। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में हम क्या देखते हैं, 10 मिली इक्विवेलेंट एसिड ही यूज हो रहा है, जितना होना चाहिए था उतना ही हमारा आंसर आता है।
10 मिली इक्विवेलेंट एसिड इज यूज। दैट मीन्स कलर चेंज आपका तब होता है जब बराबर बराबर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, देन इट शोज द कलर चेंज। फिनोल्फ्थालीन इज आल्सो ओके विद इट, 10 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर कलर चेंज दिखाएगा। नाउ अगर आप ले लें 10 मिली इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मिथाइल ऑरेंज वर्क द सेम वे, 10 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन में यहां पर कलर चेंज आ जाता है 5 मिली इक्विवेलेंट पे, 5 मिली इक्विवेलेंट पे ही कलर चेंज दिखने लगते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? वी विल टॉक अबाउट दैट, अभी देखेंगे हम। 10 मिली इक्विवेलेंट अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 मिली इक्विवेलेंट यूज होगा। यहाँ पे ये इंडिकेटर फेल्स, इंडिकेटर फेल्स, यहाँ पे ये इंडिकेटर कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो आंसर इज 0 हियर, दिस आंसर इज 0 हियर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपेंस? तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपके एक्चुअली जो फिनोल्फ्थालीन है उसके डिसोसिएशन वैल्यूज पे, ठीक है, कि ये कितना डिसोशिएट हो रहा है। ये इसके बारे में जो डिटेल्ड है व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंस, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफी डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए हमें को याद रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट होगा, मिथाइल ऑरेंज हर बेस के साथ कोई इश्यू नहीं है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ जो आपका फिनोल्फ्थालीन है दैट शोज ओनली हाफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि आधा जब आपका बेस न्यूट्रलाइज हुआ तभी इसने कलर चेंज दिखा दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में कुछ भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, इमीडिएटली इट चेंज द कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर बिल्कुल ही फेल कर गया, यहाँ आंसर 0 आ गया, कुछ भी डालने से पहले थोड़ा सा डाला तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। Now why this happens, we will do that in chemical ionic equilibrium, ठीक है। वो अभी हमें बहुत सारी डिटेल्स उसके बारे में पढ़नी पड़ेगी, then we will be able to answer that question. Yes, हाँ, क्या डाउट है? नो डाउट्स, ओके। तो अभी के लिए याद क्या रखना है, मेटल कार्बोनेट के केस में फिनोल्फ्थालीन हाफ न्यूट्रलाइजेशन शो करता है, बाइकार्बोनेट के केस में इट डज नॉट, इट फेल्स कंप्लीटली, इट डज नॉट शो एनी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो चीजों को लिख लेता हूँ। वैसे आपके हिसाब से एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, कार्बोनेट्स के लिए कौन सा आइडियल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन? मिथाइल ऑरेंज ऑब्वियसली, ये सही वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। बट कैन वी यूज फिनोल्फ्थालीन फॉर दिस सोडियम कार्बोनेट? ऑब्वियसली वी कैन। व्हाई? क्योंकि देखो हमें पता है कि यहाँ पर हाफ मिली इक्विवेलेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जितना आपका आंसर आना चाहिए था वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम आपका आना चाहिए था टाइट्रेशन पे, उसका आपको क्या शो होगा, हाफ वैल्यू शो होगा। तो अब हमें फैक्ट पता चल गया। तो जब फिनोल्फ्थालीन से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कार्बोनेट से केस में, तो क्या करेंगे, मान लीजिए वैल्यू आपकी आती है 5 ml, तो हमें क्या करना है, हमें उसको डबल करना है। पर डबल तो हम मैथमेटिकली कर ही सकते हैं। फायदा क्या होगा इससे, फिनोल्फ्थालीन से एक्सपेरिमेंट विल टेक लेस टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पर आपका कम लग रहा होगा, जो काम 20 मिनट में हो रहा था वो 10 मिनट में ही आपका एक्सपेरिमेंट दैट विल बी ओवर, ठीक है। ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अगर हमें पता है तो दैट इज इवन मोर बेनिफिशियल फॉर अस। इन दिस केस ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज इट, पर कार्बोनेट से केस में फिनोल्फ्थालीन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू टू गेट द राइट आंसर इज मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो जो भी वॉल्यूम आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि ये आइडियल है तो यही यूज कर सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड।
In this case obviously this will not use, it is completely failed. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स लिखना चाहूंगा. We should write 2 or 3 points. Note: phenolphthalein is not an ideal indicator for metal carbonates. Phenolphthalein is not an ideal indicator for metal carbonates. ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स के लिए सही इंडिकेटर नहीं है. It shows half neutralization, but experimentally we can use that. For example, कैल्शियम कार्बोनेट है या MgCO3 है, तो मेटल कार्बोनेट्स में हाफ न्यूट्रलाइजेशन शो करता है. Phenolphthalein shows half neutralization for metal carbonates. Why? That we will see in ionic equilibrium. ठीक है सर. यस सर मगर इसके वॉल्यूम अगर थोड़ा मोर डाल देंगे उसमें सर फुल न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं सर? वॉल्यूम HCl बढ़ा देंगे अगर हम बेस के अंदर, तो फुल न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली आप क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ये नहीं बोल रहा. आई एम नॉट सेइंग कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा. एक्चुअली आपको कंफ्यूजन में समझ रहा हूँ. एक मिनट आइए, 1 मिनट रुकिए बस. फिनोप्थलीन फेल्स. I understand your confusion. Phenolphthalein fails in case of metal carbonates. In case of metal bicarbonates. Metal bicarbonates. ठीक है. Example: sodium bicarbonate or maybe KHCO3. ठीक है, etc. ओके, तो फिनोप्थलीन आइडियल इंडिकेटर नहीं है मेटल कार्बोनेट्स के लिए. इट शोज हाफ न्यूट्रलाइजेशन, बट वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2. फिनोप्थलीन फेल्स कंप्लीटली इन केस ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स. तो बाइकार्बोनेट्स यूज नहीं करेंगे. अब आपके डाउट पे आते हैं. आपका डाउट ये है कि भाई फिनोप्थलीन हाफ न्यूट्रलाइजेशन शो कर रहा है, अगर मैं ज्यादा एसिड डाल दूंगा तो क्या न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा? ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन विल हैपन. आई मीन हाउ यू कैन स्टॉप न्यूट्रलाइजेशन? ऐसा तो है नहीं कि इंडिकेटर जो है रोक के बैठ जाएगा एसिड को कि भाई हम न्यूट्रलाइजेशन नहीं होने देंगे. सो दैट विल नॉट हैपन. एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे कहने का मतलब है वो क्या है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड व्हेन फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर. व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कलर चेंज कितने पे शो होता है, कितने मिली इक्विवेलेंट डालने पे शो होता है. तो आइडियली जितने मिली इक्विवेलेंट बेस के हैं यहाँ पे उतने ही मिली इक्विवेलेंट एसिड डालने पे इट शुड शो द कलर चेंज. उससे पहले नहीं शो करना चाहिए. ये क्या कर रहा है? जब ये कलर चेंज शो करता है बाय कार्बोनेट से केस में, कार्बोनेट से केस में जब ये कलर चेंज शो कर रहा है तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो था 10 मिली इक्विवेलेंट, एसिड आया 5 मिली इक्विवेलेंट. फिनोप्थलीन चेंज द कलर, यानी फिनोप्थलीन के हिसाब से रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गई. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? हाफ न्यूट्रलाइजेशन. जब आधा न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया देन फिनोप्थलीन चेंज द कलर. राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसिड और डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा. दैट डज नॉट मीन्स इट. ऑब्वियसली आप एसिड डाल देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, बट आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो टाइट्रेशन का मेथड है, उसमें आपका आंसर क्या आ रहा होगा? 5. तो एक्चुअली उसकी हम बात कर रहे हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि आप इससे ज्यादा डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा. दैट्स व्हाट नॉट वी आर सेइंग. हम बोल रहे हैं कि फिनोप्थलीन के हिसाब से रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई? 5 मिली इक्विवेलेंट पे. दैट्स वेयर इट शोज द कलर चेंज.
Obviously, if you add more, complete neutralization will happen, but that is not very useful to us. ठीक है, एक बार कलर चेंज हो गया तो इट विल बिकम डार्क 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 पिंक या लाइट लाइट लाइट. उससे क्या मतलब मिलेगा मुझे? उससे तो कुछ भी मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कलर चेंज हैज बीन डन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं होता. न्यूट्रलाइजेशन कैन हैपन इफ यू कीप ऑन एसिड, कीप ऑन एडिंग एसिड. ठीक है, हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर के हिसाब से कलर चेंज कब हो रहा है. यहां पे थोड़ा सा एसिड डाला, तुरंत कलर चेंज हो गया. नाउ इमेजिन दैट you add 1 or 2 drops and color change happens. So that means your experiment has completely failed. तो indicator fails completely. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली आपका 0 आ रहा है. 0 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड ऑलमोस्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसिड डालेंगे तो इसका न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं होगा. ऑब्वियसली दैट विल हैपन, बट नॉट अकॉर्डिंग टू फिनोक्सिलिन इंडिकेटर. हाँ, यस सर जो है 5 मिली 5 मिली वो इक्विवेलेंट पॉइंट है कार्बोनेट्स के लिए, मेटल कार्बोनेट्स के लिए, जहाँ पे आप हमको पिंक कलर दिखना स्टार्ट होगा जस्ट. नहीं, पिंक कलर डिसअपियर होना स्टार्ट होगा. पिंक तो हाँ, पहले से ही है ना means- बेस में. पिंक कलर डिसअपियर yes sir. यस. ये एंड पॉइंट है बेसिकली Okay, दीज आर द एंड पॉइंट वैल्यूज. एंड पॉइंट यहाँ पे 10 पे आ रहा है, यहाँ एंड पॉइंट 5 पे आ रहा है, या एंड पॉइंट 0 पे आ रहा है. थोड़ा सा एसिड डाला एंड योर कलर हैज चेंज कंप्लीटली. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप एसिड कितना ही डाल दो न्यूट्रलाइजेशन होगा ही नहीं. ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप एसिड ज्यादा डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा. ये चीज समझ में आई? आपका डाउट क्लियर है? यस, ओके गुड. तो ये एंड पॉइंट वैल्यूज हैं. ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा सॉल्यूशन में. ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि जब हम विनोक्सिलिन यूज कर रहे हैं तो मेटल कार्बोनेट के केस में जितने भी मिली इक्विवेलेंट है उसके आधे ही यूज होते हैं. बाइकार्बोनेट के केस में कुछ भी यूज नहीं होता. ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे. ट्राई करिएगा. लेट्स सी a question. A solution of sodium hydroxide and a solution of sodium hydroxide and sodium carbonate Na2CO3 is prepared 25 ml of this solution. 25 ml of this solution is neutralized by. तो यहाँ 2 एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं. is neutralized by. There are 2 experiments. First, 25 ml of 0.1 normal HCl when phenoxylene is used as indicator. Phenoxylene is used as indicator. ठीक है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वी आर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज. यहाँ पर 35 ml यूज हो रहा है. 35 ml of 0.1 normal HCl when methyl orange is used as indicator. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड strength of NaOH and Na2CO3. Strength of sodium hydroxide, and
सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, मेंशन योर आंसर इन कमेंट्स, चैट में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए।
किसी का आंसर आया इसमें? नहीं आया, देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? एक सॉल्यूशन है 25 ml जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। दो बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार फिनोक्सिलिन के केस में, एक बार मिथाइल ऑरेंज के केस में। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसके x मिली इक्वलेंट है, इसके y मिली इक्वलेंट है, ठीक है। फिनोक्सिलिन के केस में हम क्या बोल सकते हैं? पहले मिथाइल ऑरेंज के केस में देखते हैं। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज व्हाट वी आर गोइंग टू से, मिली इक्वलेंट ऑफ HCl कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? मिली इक्वलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिली इक्वलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या लिखेंगे? ये है वैल्यू 35 इंटू 0.1, 35 इंटू 0.1 नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 3.5। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यही काम फिनोक्सिलिन के साथ अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? मिली इक्वलेंट ऑफ HCl should be equal to milli equivalent of NaOH plus milli equivalent of सोडियम कार्बोनेट। अब मुझे पता है कि सोडियम कार्बोनेट के फिनोक्सिलिन में जितने भी मिली इक्वलेंट है उसके आधे यूज होने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। क्योंकि हम क्या देखे थे पहले, अगर यहाँ पे 10 हैं तो 5 ही यूज होते हैं, एसिड कम यूज होता है, तो इसके मिली इक्वलेंट आधे ही न्यूट्रलाइज होंगे, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। तो वी हैव टू डिवाइड बाय 2। So what does it means? It means कि ये था 25 इंटू 0.1, ये कितना है? x प्लस वाई बाई 2। तो x प्लस वाई बाई 2 कितना आ गया? x प्लस वाई बाई 2 इज 2.5। तो 2x प्लस वाई इज 5। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। एक और पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई 3.5। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस x इज 5। ये कितना है? 3.5। तो 3.5 प्लस x इज 5, तो x कितना आ गया? 1.5 मिली इक्वलेंट, ठीक है। सिमिलरली व्हाट विल बी y? y को यहां रख दीजिए, x प्लस वाई कितना था? 3.5। तो x प्लस वाई इज 3.5, तो y कितना आ जाएगा? 2। तो यानी कि हमारा जो NaOH है ये कितना है? ये है 1.5 मिली इक्वलेंट। और Na2CO3 कितना है? ये है 2 मिली इक्वलेंट। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे इसके? 1.5 डिवाइडेड बाय 1 n फैक्टर, ये हो गया मिली इक्वलेंट, इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया मोल्स। तो मास कितना आ जाएगा? मास इज 40 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻3, तो 60, दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻3, 0.00, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH ये कितना आ जाएगा? मास इन ग्राम्स 6 इंटू 10⁻⁻3, वॉल्यूम इन लीटर 25/1000, तो इंटू 1000 लीटर में लेना है। तो 6/25, हाउ मच इज इट? 2.4 इंटू 4.24 ग्राम पर लीटर। इसी तरीके से ये बताइए Na2CO3 कितना आ रहा है? हाउ मच इज इट?
Okay, I have made a mistake, I guess. 40 into 1.5 is not 6. It should be 60. इसका 1.5 times होगा ना, so it is 60. 60 तो it is 0.24. तो 2.4 आ जाएगा यहाँ पे. 2.4 ग्राम पर लीटर. इसका आंसर देखिए, Na2CO3 कितना आएगा? ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? यस सर। तो आप क्या करिए, आप मिली इक्विवेलेंट अज्यूम कर लीजिए एंड फाइंड आउट मिथाइल ऑरेंज के केस में इक्वेशन क्या होगी, फिनोल्फथालीन में क्या होगी. फिनोल्फथालीन में सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय 2 लेना है हमें, क्योंकि हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. जितने मिली इक्विवेलेंट है उसके आधे ही न्यूट्रलाइजेशन में बांट ले रहे हैं. ठीक है. तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट बता दो मुझे कितना आ रहा है. 8 पॉइंट समथिंग आएगा उसका. 8 नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो. कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकती है आपकी. चेक. फोर पॉइंट समथिंग आएगा. ओके. एनीवन एल्स? स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये 4.24 ग्राम पर लीटर आ रहा है. 4.4. यस, 4.24 ग्राम पर लीटर. ठीक है, ये नोट कर लीजिए सॉल्यूशन. एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. 8 ग्राम मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस, मिक्सचर ऑफ anhydrous Na2CO3 and NaHCO3 was dissolved in water. And made up to 1000 ml. ठीक है. 25 ml of this solution, 25 ml of this solution is neutralized by a 32 ml of n by 10. N by 10 is 1 by 10 normality. N by 10 HCl using methyl orange indicator. मिथाइल ऑरेंज एस इंडिकेटर. ठीक है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 12 ml of n by 10 HCl using phenolphthalein as indicator. कैलकुलेट आपको क्या करना है, फाइंड strength of sodium carbonate and sodium bicarbonate. In original solution. इसको सोल्व करना हमें.
पहले इसको नोट कर लीजिए। सर ये स्ट्रेंथ कैसे निकाली थी? क्या डाउट है? सर NaOH की स्ट्रेंथ। Strength is what? Mass of solute in gram divided by volume of solution in liter. मास कितना है? 60 इंटू 10⁻³ ये 60 है, चेंज कर लीजिए, दिस वी हैव चेंज 60। ठीक है, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो 25 ml के लिए क्या करना पड़ेगा? 25/1000, दैट डिवाइड बाय 1000 विल बी मल्टीप्लाई हियर। ठीक है, मोल्स जो है वो इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर s से निकला है। यस हेलो, यस, मोल्स इज इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट से मिली इक्विवेलेंट से अगर मोल्स निकालने हैं तो मोल्स क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू n फैक्टर होता है एक्चुअली, आप उल्टा बोल रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स इज ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये क्लियर है? भाई आपको फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मोल्स इनटू n फैक्टर। तो मोल्स क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो गया। यहाँ पे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, मिली इक्विवेलेंट कितना है, बात सेम ही है। मिली इक्विवेलेंट से मिली मोल्स आएंगे, तो मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1, तो ये क्या हो गया? मिली मोल्स। अब मिली मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में, तो इंटू 10⁻³ ये समझ में आया? तो पहले मिली मोल्स आएंगे, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। इसमें और कोई डाउट है? ओके, नीचे वाला ये क्वेश्चन करिए, इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सर यस, जो NaHCO3 होगा सर, उसमें H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी -1 होगी? NaSCO3 में H की ऑक्सीडेशन स्टेट
नहीं, फिर n फैक्टर के लिए निकालना पड़ेगा। n फैक्टर 1 हो जाएगा, वो देख लो बस, चार्ज देख लो Na+ और HCO3-, n फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अरे एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा देना। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्या? ये क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? सर लिखा है उसमें यहाँ पे 25 ml की जगह 30 ml लिखा है। ओके ओके, देख लीजिए। आंसर चेक कर लेते हैं। आपको 1000 ml सॉल्यूशन दे रखा है, इससे हमने लिया 25 ml।
तो यहाँ पर you had 1000 ml solution, इसमें 8 ग्राम हमने ऐड करा है सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, इससे हमने क्या करा, इससे हमने 25 ml सैंपल लिया, इसमें क्या है सोडियम कार्बोनेट एंड NaOH। तो कुछ मान लेते हैं इसको, लेट्स से इसके x मिली इक्वलेंट है, इसके y मिली इक्वलेंट है। ठीक है, ये मान लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज के केस में हम क्या लिखेंगे, मिथाइल ऑरेंज के केस में हम लिखेंगे मिली इक्वलेंट ऑफ HCl should be equal to milli equivalent of sodium carbonate plus milli equivalent of NaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी, HCl कितना लिया गया है 32 1/10 नॉर्मल, 32 into 0.1 that should be equal to x plus y। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ फिनोक्सिलिन हम क्या लिखेंगे, फिनोक्सिलिन केस में हम लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज ऑफ HCl, सॉरी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl should be equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट by 2 plus 0। इसका कुछ भी यूज नहीं होगा, तो दिस विल बी 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब y तो NaOH। ओ y is NaOH, एक मिनट, NaOH नहीं है यहाँ पे, सॉरी NaOH है ही नहीं, ये NaOH नहीं है, एक्चुअली NaCO3 है। ठीक है, दोनों जगह NaCO3 है। तो ये क्या हो गया 12 into 0.1 is equal to x/2। तो यहां से x कितना आ गया 2.4, यहाँ पे x plus y कितना आ गया 3.2, तो y कितना आ जाएगा 3.2 minus 2.4 that is 0.8। ठीक है, तो Na2CO3 क्या है, we have 2.4 मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल्स कितने हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट बाय 2 n फैक्टर 1.2, मोल कितने हो जाएंगे 1.2 into 10⁻³ मास कितना आ गया, तो 106 into 1.2 into 10⁻³ ग्राम, ये आ गया मास। अब आप ये देखिए कि स्ट्रेंथ आप चाहे इस वाले सॉल्यूशन में निकालें, ठीक है, चाहे 1000 ml में स्ट्रेंथ निकालें या 25 ml में, स्ट्रेंथ तो सेम ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम। ठीक है, तो जितना ग्राम पर लीटर यहाँ है उतना ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा 106 into 1.2 into 10⁻³ मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 25 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा into 1000। तो आंसर क्या आ गया हमारा 106 into 1.2 by 25, ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। ये आपका आ जाएगा 5.088 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये सबका सही है। व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ
NaSCO3। तो NaSCO3 0.8 है। स्ट्रेंथ ऑफ NaSCO3 कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। हाउ मच इज इट? 2.688, 2.69 इसके आसपास हो जाएगा ग्राम पर लीटर। कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा है 2.688। यस, सेम आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर NaSCO3 के जो न्यूट्रलाइजेशन का मिल इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 0 इन फिनोक्सिलिन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ओके, ये सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस वेरिएबल एंड फैक्टर। यूजुअली एसिड और बेस के केस में ऐसा हो सकता है कि एक ही एसिड का एन फैक्टर डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी H+ इट इज एक्चुअली गिविंग इन दैट रिएक्शन। यूजुअली जैसे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर क्या होता है 3, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा वो 3 हो। इट माइट बी गिविंग 1H+ इन द सॉल्यूशन इन द रिएक्शन। हो सकता है 2H+ रिएक्शन में जा रहे हो, एक ना जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन सेम एसिड का या सेम बेस का जो एन फैक्टर है इट कैन बी डिफरेंट, so that is known as variable n factor. n factor depends on reaction. ये नोट कर लिया है सबने? यस, नो? नो सर। नो, ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ओके, ये सबने लिख लिया होगा. नाउ लेट्स सी वेरिएबल एंड फैक्टर. Yes, sir. Variable and factor. Let's take a polyprotic acid. फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं. ये क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड, जिसमें एक से ज्यादा H प्लस हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H3PO4, जिसमें एक से ज्यादा H प्लस दे सकता है एसिड. ठीक है. पॉलीप्रोटिक एसिड स्टेप्स में डिसोशिएट होते हैं. पहले ही एक H प्लस देगा, H2PO4 minus, then second dissociation will happen, H plus HPO4 2 minus. ये क्या हो जाएगा? H plus PO4 3 minus. ठीक है. तो यहां आपसे अगर सिर्फ इस रिएक्शन की बात करी जाए, यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा? एक ही H प्लस दे रहा है इसमें, 1. लेट मी राइट इट इन दिस वे. अभी इक्विलिब्रियम की बात हम नहीं कर रहे हैं. सिर्फ इस रिएक्शन की बात करें तो एन फैक्टर क्या है? 1. यहाँ पर भी इस रिएक्शन में H2PO4 माइनस एन फैक्टर इज 1. यहाँ पे HPO4 2 माइनस एन फैक्टर इज 1. क्यों 1 है? क्योंकि इस रिएक्शन में एक ही H प्लस आ रहा है. ठीक है. ओवरऑल अगर हम देखें तो H3PO4 that gives 3H plus and PO4 3 minus. तो इस ओवरऑल रिएक्शन में एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3. तो एन फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन योर रिएक्शन. उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने H प्लस एसिड दे रहा है या कितने OH माइनस बेस दे रहा है, दैट विल बी द एन फैक्टर ऑन दैट इन दैट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ऐसा मानिए आपकी NaOH की रिएक्शन है H3PO4 से. यहां पर क्या बन रहा है? Na2HPO4 प्लस H2. ठीक है. बैलेंस रिएक्शन नहीं है. इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर क्या होगा? H3PO4 का. तो यहां पर देखिए NaOH कितने NaOH से रिएक्ट कर रहा है? 2 से. 2 H प्लस इसने इस रिएक्शन में दिए हैं, तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2. एग्जैक्टली मैक्सिमम एन फैक्टर क्या हो सकता था? दैट वाज 3. लेकिन यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पर सिर्फ 2 ही H प्लस इस रिएक्शन में जा रहे हैं, तो एन फैक्टर इज 2. ठीक है. तो एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, इट कैन चेंज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन. ये सबको क्लियर है? वेरिएबल एन फैक्टर, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर. ओके. तो हमें देखना है कि एक्चुअल में कितने H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं पर मोलिक्यूल ऑफ एसिड. तो यहाँ पे 2 ही हो रहे हैं, एक H प्लस अभी भी बचा हुआ है. ठीक है. एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे वेस्ट. 10.78 ग्राम ऑफ H3PO4. 10.78 ग्राम ऑफ H3PO4 is dissolved in water, to make 550 ml of solution. Normality of solution is 0.4. Normality of solution is 0.4 normal. Find n factor for H3PO4 in the solution.
in this case. इसमें देखो क्या आंसर आ रहा है and note down this variable and factor. आंसर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मोल्स कितने होंगे H3PO4 के? 10.78 by 98, ये आ जाएगा आपको 0.11 मोल। ठीक है, मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 0.11 by 550 into 100,000, ये ऐसे लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, 0.55 लीटर। तो ये कितना आ गया? 1/5 और 0.2 मोलर। हमें पता है नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी into n factor. 0.4 is equal to 0.2 into n factor. तो यहां से n factor is 2। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो हम जो H3PO4 के लिए n factor निकाल रहे थे, दैट वाज फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। वो मैक्सिमम n factor है जो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट हम लिख लेंगे जो अभी हमने डिस्कस भी करा था।
पॉलीप्रोटिक एसिड आपका एक साथ डिसोशिएट नहीं करता. पॉलीप्रोटिक एसिड dissociates in multiple steps. In multiple steps. ठीक है, एक स्टेप में डिसोसिएशन नहीं होता. एक क्वेश्चन और देखिए आप. What volume of 2 molar NaOH is required to completely convert 12 gram of NaH2PO4 into Na3PO4. इसमें क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पर ये जो इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? NaOH बेस है, इसके पास NaH2PO4 दो H प्लस है देने के लिए. ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2.
तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये कितना है? NaH2PO4 12 ग्राम। तो मोल्स कितने हो गए यहाँ पे? 12/120 मास है इसका, तो 0.1 मोल। ठीक है, 2 n फैक्टर इंटू 0.1 मोल ग्राम इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर होनी चाहिए? बेस के। 2 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन लीटर इज 0.1 लीटर। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.1 लीटर इज 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? बस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नो। नो सर। ओके, तो ये हमारी बात हो गई अब तक की न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, डबल इंडिकेटर्स, इन सब की बात हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट two more topics that we have to discuss, that is oleum and hardness। तो पहले oleum की बात करते हैं। oleum है क्या? तो oleum है मिक्सचर ऑफ H2SO4 and SO3। ठीक है, it is also known as fuming सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें फ्यूम्स निकलती रहती है, SO3 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो oleum is a mixture of sulfuric acid and SO3। Let's say I have 100 ग्राम oleum। 100 ग्राम oleum है हमारे पास। ठीक है, इस oleum में H2SO4 होगा कुछ, तो some part of will be SO3। तो हम क्या मानते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 60% है, ये 40% बाय मास है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60 ग्राम, दिस इज 40 ग्राम। अब यहाँ पे हमें जो कॉमर्शियल H2SO4 मिलता है, जब भी आप परचेज करने जाएंगे कॉमर्शियल H2SO4, तो इट इज सोल्ड एज ओलियम। ठीक है, तो आपको ओलियम की बोतल मिलती है। अब ओलियम में क्या है? H2SO4 और SO3। तो हमें तो चाहिए सिर्फ H2SO4, तो व्हाई दे आर सेलिंग इट एज H2SO4 एंड SO3 मिक्सचर? तो इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि आप जब इसमें वाटर डालेंगे, तो जो भी SO3 इसमें डिसॉल्व्ड है, वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेता है। ठीक है, तो यू आर एक्चुअली सेविंग सम वेट। कि मान लीजिए 100 ग्राम ओलियम है, पानी तो हम डाल ही सकते हैं, तो वी जस्ट ऐड वाटर एंड मोर H2SO4 विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको एज ए मिक्सचर हम सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं इसको ऐसे। तो यहां पर वी हैव टू ऐड वाटर इन ओलियम टू रिएक्ट दिस SO3। तो SO3 की पानी से रिएक्शन क्या होगी? SO3 वाटर से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा H2SO4। तो ओलियम 100 ग्राम लाया, इसमें हमने डाल दिया पानी। पानी कितना डालेंगे? तो 40 ग्राम है, कितना मोल हो जाएगा? 40 बाय इसका मास कितना होगा? 32 एंड 48, हाउ मच इज इट? 0.8080। तो दिस इज 0.5 मोल। तो ये अगर 0.5 है, तो H2O भी कितना डालना पड़ेगा? 0.5 मोल। तो ये कितना बनेगा? आधा मोल ही बनेगा H2SO4 भी। तो हाउ मच H2SO4 वी हैव मेड बाय एडिंग वाटर? पानी डालने के बाद कितना H2SO4 बना? तो ये बन गया 98 इंटू 1/2, दैट इज 49 ग्राम। ठीक है,
60 ग्राम पहले से था, 49 ग्राम और बना है SO3 यूज करके। तो टोटल H2SO4 ऑब्टेन्ड कितना हो गया, जो ओलियम से कितना मिला भाई? 60 ग्राम तो पहले ही था, ठीक है, और 49 हमने पानी डाल के बनाया है SO3 से रिएक्शन करा के, कितना हो गया? 109 ग्राम, ठीक है। तो आप ला रहे हैं 100 ग्राम ओलियम, H2SO4 कितना मिल रहा है? 109 ग्राम, बिकॉज कुछ SO3 भी मिक्स्ड है जो पानी के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाएगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ओलियम, कि H2SO4 और SO3 के मिक्सचर के फॉर्म में आप इसको सेल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत है H2SO4 की, तो बोतल से हमने निकाला ओलियम, देन वी कैन ऐड वाटर, ठीक है। तो जो भी SO3 था वो सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, हाउ वी आर यूजिंग ओलियम एंड व्हाट इज ओलियम, ये समझ में आया सबको? तो यहाँ पे बेसिकली हम ये करने से क्या होगा, बेसिकली मास, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट कैन बी डिक्रीज्ड, कि भाई आपको वैसे कितना ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, 109, अभी कितना करना पड़ रहा है 100 ग्राम, तो 9% कम मास आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू ट्रांसपोर्ट लाइक मिलियंस ऑफ टन, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। H2SO4 के सॉल्यूशन में SO3 डिसॉल्व भी हो जाता है, SO3 इज ए गैस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परसेंटेज लेबलिंग, एक टर्म होती है। ये कभी भी आप ओलियम लेने जाएंगे तो ओलियम की बोतल पे लिखा होता है, व्हाट इज द परसेंटेज लेबलिंग? इट इज मैक्सिमम amount of H2SO4, amount of H2SO4 that can be obtained from, can be obtained from 100 ग्राम ओलियम सैंपल। 100 ग्राम ओलियम सैंपल से आप वाटर ऐड करके कितना मैक्सिमम H2SO4 जनरेट कर सकते हैं? टोटल 100 ग्राम ओलियम सैंपल। तो देखिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 100 ग्राम ओलियम लिया था, 60 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट था, 40 ग्राम SO3, 40 ग्राम SO3 से 49 ग्राम बना H2SO4, तो टोटल H2SO4 हमें कितना मिला? 109 ग्राम। तो यहाँ पर ये जो 109 है, ये क्या हो गई आपकी परसेंटेज लेबलिंग, कि 100 ग्राम ओलियम से कितना परसेंट हमें, कितना ग्राम H2SO4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आंसर 100 से ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा। लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है, परसेंटेज लेबलिंग of an oleum sample, percentage labeling of an oleum sample is 118%. Calculate percentage of H2SO4 and SO3 in this mixture. In this mixture. इसमें देखिए क्या आंसर आना चाहिए, इसको नोट कर लेते हैं पहले।
Sir, Yes. sir, please slide down. Okay. Okay. Let's try this question. आंसर ऑलमोस्ट आपका काफी लोगों का आ गया है। यहाँ पर क्या करेंगे? वी हैव ओलियम 118%, तो ये 100 ग्राम ओलियम है। H2SO4 SO3, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं X, दिस इज X, दिस इज 100 माइनस X, ठीक है। तो यहाँ पर SO3 की रिएक्शन किससे होगी? वाटर से, दैट विल फॉर्म H2SO4। तो ये X ग्राम है तो X/80 मोल, ठीक है। तो H2SO4 कितना बनेगा? X/80 मोल कितना हो जाएगा? ये X/80 इंटू 98। टोटल H2SO4 कितना हो गया? टोटल H2SO4 इज 100 माइनस X प्लस 98/80 X, that should be equal to how much? Percentage leveling 118। तो यहां से X की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। X की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना? 80। आंसर क्या आ रहा है इसका? सर 80 आएगा। 80 आएगा। 80 क्या आ रहा है? SO3 या H2SO4?
SO3 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 80 आ रहा है, ओके, so that gives you 80, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। 80 ग्राम, तो यहाँ पर ये कितना है 80 ग्राम, तो ये कितना हो गया 20 ग्राम, 80% एंड 20%। ऐसे ही किया है सबने? यस, ओके। देखो एक सिंपल तरीका भी हो सकता था इसका, कि ऐसे हम इक्वेशन सोल्व ना करके वी कुड हैव डन इट डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसके लिए। हम इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 100 ग्राम वॉल्यूम था, इससे हमें कितना ग्राम H2SO4 मिला 109 ग्राम। तो ये 9 ग्राम मास एक्स्ट्रा कहाँ से आया? हाउ डज दैट एक्स्ट्रा मास कम इनटू पिक्चर? 9 ग्राम किसका मास है, कहाँ से आया? वाटर से। राइट, तो 9 ग्राम हमने वाटर ऐड करा है, रिएक्शन में मास तो कंजर्व ही होगा, दिस प्लस दिस शुड बी दिस, तो 9 ग्राम वाटर हमने ऐड किया है, तो 109 ग्राम क्या हो गया परसेंटेज लेवलिंग, ठीक है। तो यानी कि जो परसेंटेज लेवलिंग है 100 से ऊपर जो भी वैल्यू है, वही क्या है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द SO3 इनटू H2SO4। ये चीज समझ में आई? तो यहाँ पर आपके बॉटल पे अगर लिखा हुआ है 109% लेवलिंग, यानी कि पानी कितना ऐड करना है 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सैंपल। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये 118% लिखा हुआ है, तो कितना वाटर ऐड करा है 18 ग्राम H2O ऐड करा होगा। ये चीज समझ में आई कि ये कितना ऐड करा होगा 18 ग्राम। यस सर। और मुझे पता है कि जितने मोल SO3 के होंगे उतने ही मोल H2 ऐड करना पड़ेगा। तो H2O एडेड इज 18 ग्राम, कितने मोल है 1 मोल, यानी कि SO3 कितना रहा होगा 1 मोल, यानी कितना मास होगा 80 ग्राम। तो परसेंटेज SO3 कितना आ गया 80%। तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स अज्यूम करने की हमें जरूरत नहीं। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, 2-3 सेकंड, 2-3 सेकंड तो नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, इसको कर सकते हैं। लेट्स से आपको दिया हुआ है 104.5% ओलियम सैंपल, आपको निकालना है परसेंटेज SO3। तो जल्दी से कैसे निकालेंगे भाई, जो एक्स्ट्रा 100 से एक्स्ट्रा है वो क्या है वाटर, तो H2O एडेड कितना होगा 4.5 ग्राम, ये कितना मोल होगा 20% आना चाहिए इसका शायद। 4.5 बाय हाउ मच इज इट 18, तो 1/4, ठीक है। तो SO3 भी तो 1/4 मोल होगा, तो कितना आ गया 1/4 इंटू 80, 20 ग्राम, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज SO3 कितना है 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो दिस इज 20%। H2SO4 कितना हो जाएगा 80%। ये सबके समझ में आया सेकंड मेथड, हाउ वी कैन डू इट डायरेक्टली? यस सर। यस, ओके। तो बार बार ये इक्वेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप देखिए कि परसेंटेज लेवलिंग की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या हो सकती है, कैलकुलेट मैक्सिमम बाउंड्री की बात कर रहा हूं एकदम, मैं लिमिटिंग कंडीशन की, मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग possible for an oleum sample।
एक ओलियम सैंपल की परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम लेवलिंग कितनी हो सकती है, ये ट्राई करना, इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग के लिए क्या करेंगे, SO3 को मैक्सिमम लेंगे, SO3 जितना ज्यादा होगा परसेंटेज लेवलिंग उतना ही ज्यादा आएगा। तो टेक SO3 मैक्सिमम, SO3 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%। ऑब्वियसली 100% को ओलियम नहीं बोलेंगे, एनीथिंग लेस देन 100 इज फाइन, पर लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। तो ओलियम में 100% SO3 है लिमिटिंग वैल्यू के लिए। तो H2O कितना डालना पड़ेगा, ये मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ पे।
तो 100 ग्राम ओलियम दैट इज 100 ग्राम SO3, इसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज SO3 के मोल्स कितने आ जाएंगे 100/80, ठीक है। मास ऑफ H2O यूज्ड कितना हो जाएगा 100/80 इंटू 18, मोल्स तो दोनों के सेम ही है, तो ये आ जाएगा 122 22.5। तो H2SO4 कितना बना 22.5, सॉरी सो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज नॉट 22.5, ओके इट इज 22.5। तो H2SO4 कितना बनेगा, देखो 100 तो mass of H2O is 22.5, तो we can calculate directly percentage leveling। H2SO4 का मास भी निकाल लेते हैं। H2SO4 का मास हो जाएगा, यस क्या बोल रहे हैं, वो 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसको। हाँ 98 से 100 मल्टीप्लाई by कर देंगे 80 इसी को 100/80, तो ये 100/80 मोल, तो मास कितना आ जाएगा 100/80 इंटू 98, 100/80 इंटू 98, तो ये आ जाएगा 122.5 ग्राम। तो मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग कितनी हो गई, मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग इज 122.5%। मैक्सिमम तो ये हो गया। फॉर मिनिमम ओलियम में आप मान लो 0% SO3, तो 100% क्या है H2SO4, SO3 को मिनिमम ले लो, तो परसेंटेज लेवलिंग कितनी आ गई 100 ही आ गई, 100%। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 100 होगा नहीं, 100 से ज्यादा ही होगा, एंड 122.5% तक। दोनों वैल्यूज एक्सट्रीम है, ना तो 100 होगा ना 122.5 होगा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। ये सबको क्लियर है, यस सर। ठीक है। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना। ये अभी नहीं लिखा है क्या, बस सर 1 सेकंड, पर्पल वाला लिखना था।
ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके आगे हार्डनेस ऑफ वाटर आपका बच जाता है, दैट इज अराउंड हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, वी विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास। Meanwhile, you can start completing the assignment exercise 3 and 2. ठीक है।